दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पाचन तंत्र चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और पाचन तंत्र की हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी थी। पाचन तंत्र में हमको क्या पढ़ना था? पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। तो हमने इसमें आहार नाल स्टार्ट कर दिया था और हमने आहार नाल को समाप्त भी कर दिया था। आहार नाल के अलग अलग भाग थे, जैसे सबसे पहले मुख, मुख गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ऐसे करके हमने सारे जो आहार नाल के भाग थे ये कंप्लीट कर दिए। एक बार जब आहार नाल कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हमारा अगला काम होता है पाचक ग्रंथियों को कंप्लीट करना। तो आज की क्लास में हम पाचक ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, लेकिन पाचक ग्रंथियों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी है और वो चीज़ है आहार नाल की उत्तकी, यानी कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या चीज़ होती है? आहार नाल किस तरह के उत्तकों से मिलकर बनी है, इसकी संरचना कैसी है, इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? आहार नाल की उत्तकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आहार नाल की उत्तकी। तो देखना, जैसे आहार नाल मैं आपको डायग्राम में दर्शा रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग परतें हैं और आहार नाल में से कितनी परतें हो सकती है? तो आहार नाल 4 परतों से बनी होती है। कितनी परतों से? 4 परतों से। जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अलावा भी बात करें तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो आहार नाल जो राउंडर नजर आ रही है, आहार नाल एक तरह से पूरी नली है। इस नली की अलग अलग कितनी परतें हैं, परत दर परत उसका अपन अध्ययन करते हैं। तो आहार नाल की जो सबसे बाहरी परत है नंबर 1 पर, इसको सीरोसा कहा जाता है। जैसे इसमें भी आप डायग्राम में देख सकते हो, ये नंबर 1 की परत क्या है? ये सीरोसा। तो इसको सीरोसा कहा जाता है। ये WFCT की बनी होती है। WFCT, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT यानी श्वेत संयोजित तंतुमय उत्तक। ओके, तो ये तंतुमय उत्तकों की बनी होती है। इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है? ये सबसे बाहर की तरफ होती है। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सीरोसा। क्या बोलते हैं इसको? सीरोसा। आहार नाल की नंबर 2 पर सीरोसा के अंदर की तरफ, जैसे सबसे बाहर सीरोसा, इसके अंदर की तरफ, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये वाली अंदर की तरफ परत, इसको कहते हैं मस्कुलेरिस या फिर पेशीय स्तर। हिंदी में क्या कहते हैं? पेशीय स्तर, मस्कुलेरिस लेयर या मस्कुलर लेयर। ओके, पेशीय स्तर। ये पेशीय स्तर खुद 2 स्तरों में बटा होता है। एक तो अंदर की तरफ इनर जो होता है सर्कुलर यानी कि वर्तुल, और बाहर की तरफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। ओके, तो यहाँ पर 2 तरह के पेशी स्तर होते हैं, वर्तुल यानी कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो देखना कैसे, जिस सबसे बाहर तो ये आहार नाल की परत है, इसके बाद जो अंदर का पेशी स्तर होगा, इसमें एक तरफ तो जैसे पूरी आहार नाल है, तो एक तरफ से तो इस तरह से लंबे लंबे रेशे होंगे सीधे सीधे, तो ये तो होंगे लॉन्गिट्यूडनल। और इसके अंदर की साइड में आप देखो तो इस तरह से राउंडेड रिंग के आकार की इस तरह से पेशी रेशे होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे वर्तुल यानी सर्कुलर है ना। तो इस तरह से ये राउंडेड, और इसके बाहर कैसे होंगे? इस तरह से ये 2 तरह के रेशे बता दिए पेशी स्तरों में, एक तो होंगे सर्कुलर और एक होंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो सर्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे आप इन गोलों को देखो, ये वाले पेशी रेशे जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आहार नाल का क्या होगा? व्यास जो होगा वो घट जाएगा, और जब डायलेट होंगे तो आहार नाल का व्यास बढ़ जाएगा। तो जो सर्कुलर होते हैं ये आहार नाल के व्यास को कम ज़्यादा करते हैं। किसको? व्यास को। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल जो होंगे ये वाले रेशे, जब ये रेशे संकुचित होंगे तो आहार नाल की लंबाई कम हो जाएगी, और जब ये प्रसारित होंगे तो आहार नाल की लंबाई बढ़ जाएगी। यानी ये वाले जो होंगे ये आहार नाल की लंबाई को बदलेंगे। किसको बदलेंगे दोस्तों? लंबाई को बदलेंगे। ओके, तो एक तो आहार नाल के व्यास में परिवर्तन कर रहा है और एक आहार नाल की लंबाई को छोटी बड़ी कर रहा है। तो अब इन दोनों ही एक साथ जो गति करेंगे, यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों ही एक साथ जो गति करेंगे, इसकी वजह से आहार नाल में क्रमांकुंचन गति होगी। कौन सी गति? क्रमांकुंचन गति। तो आपने देखा होगा आंत में कैसी गति होती है? क्रमांकुंचन गति। यानी कि जैसे ये भोजन है तो आहार नाल यहाँ संकुचित हुई, भोजन आगे किसका, फिर यहाँ संकुचित हुई, फिर आगे किसका, इस तरह से भोजन के कणों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आहार नाल की क्रमांकुंचन गति किसके कारण होती है? तो आपको याद रखना, आहार नाल की क्रमांकुंचन गति जो होती है, पेशी स्तर में 2 परतें पाई जाती है। बाहरी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल और आंतरिक जो होती है वो सर्कुलर, इनके कारण जो होती है ये पूर्ण होती है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरा स्तर। नंबर 2 पर तो मस्कुलरिस हो गया। तीसरा स्तर, इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा या आद्य श्लेष्मिका। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा या आद्य श्लेष्मिका। ये जो आद्य श्लेष्मिका, जैसे आप इसमें देख सकते हो ये वाला पेशी स्तर, ये जो है ना, ये आद्य श्लेष्मिका, ये आद्य श्लेष्मिका। इसमें भी आप देख सकते हो ये रहा जो ये वाला, ये आद्य श्लेष्मिका लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर। इसमें क्या होता है? आद्य श्लेष्मिका में ये ढीले या मुलायम संयोजी उत्तकों का बना होता है। ढीला या मुलायम संयोजी उत्तक, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है इनके बीच बीच में रिक्त स्थान, स्पेस बहुत होता है, इस वजह से ढीले मुलायम संयोजी उत्तकों का बना होता है। दूसरा ध्यान रखना, जो ग्रहणी होती है, आपकी आहार नाल के अलग अलग हिस्से बताए ना, छोटी आंत बड़ी आंत, तो जो छोटी आंत का हिस्सा उसमें सबसे पहला हिस्सा कौन सा था? ग्रहणी, जिसको डिओडुनम बोला था, ग्रहणी। तो आहार नाल में छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला हिस्सा है उसके इस वाले लेयर में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथियाँ? ब्रूनर ग्रंथियाँ। तो ब्रूनर ग्रंथियाँ आहार नाल की हिस्टोलॉजी की बात की जाए
तो किस हिस्से में होगी, तो ब्रूनर ग्रंथियां जो होगी वो सब म्यूकोसा लेयर में होगी। किस लेयर में, सब म्यूकोसा लेयर में। अच्छा, आहार नाल के किस हिस्से में होगी, आंत की बात की जाए भागों की, तो ये छोटी आंत में होगी। छोटी आंत के कौन से विशेष रूप से ग्रहणी वाले हिस्से में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। ओके, इसके बाद नंबर 4 पर आपको याद रखना है म्यूकोसा, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मिका। म्यूकोसा या श्लेष्मिका लेयर चौथा स्तर होता है सबसे अंदर का। ये स्तर आपको देख सकते हो, जैसे ये रहा म्यूकोसा श्लेष्मिका। इसमें आप क्या देख रहे हो कि इस स्तर के अंदर आपको विलय और माइक्रोविलय दिख रही है। जैसे ये आपको विलय नजर आ रही है। अब ये विलय माइक्रोविलय क्या होती है, तो इससे पिछले वाले वीडियो में जब मैंने छोटी आंत पढ़ी थी उसमें विलय माइक्रोविलय समझा दिया था। तो ये विलय माइक्रोविलय आपको किस स्तर में नजर आती है, ये चौथे या सबसे आंतरिक स्तर म्यूकोसा या श्लेष्मिका स्तर में नजर आती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि भोजन आहार नाल के किस हिस्से के टच में रहता है, या आहार नाल के किस हिस्से के संपर्क में रहता है। तो आप सोच सकते हो ये आहार नाल है, इसके अंदर यहाँ पर भोजन पड़ा होगा, तो आहार नाल के किस हिस्से को टच कर रहा है, ये म्यूकोसा को टच कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं भोजन के जो कण होते हैं वो म्यूकोसा लेयर के टचमेंट में रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, इस तरह से। अब आपने इसमें क्या समझा, सिंपल से याद रखना है। आहार नाल जो होती है इसकी 4 परतें होती है, 4 परतों से बनी होती है। सबसे बाहर सिरोसा, उसके अंदर पेशी स्तर, उसके अंदर अद्य श्लेष्मिका सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर कौन सा होता है, म्यूकोसा। जो पेशी स्तर होता है वो खुद 2 स्तरों का बना होता है। बाहर की तरफ जो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबी लंबी इस तरह से, और उसके अंदर की तरफ कौन सी होती है, सर्कुलर यानी कि वर्तुल पेशियाँ होती है। ओके, इसके बाद देखना यहाँ पर आहार नाल में गति कौन सी होती है, तो आहार नाल के अंदर भोजन को आगे बढ़ाने के लिए क्रमांकुंचन गति पाई जाती है, हाथों में क्रमांकुंचन गति होती है। ओके, ये हो गई आपकी आहार नाल की उत्तकी। यहाँ पर इतनी जानकारी लेनी, इससे ज़्यादा जानकारी हमारे काम की नहीं है, वरना इससे ज़्यादा भी बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे म्यूकोसा होता है, इसमें आहार नाल में पियर पेचेस पाए जाते हैं जो द्वितीयक लसिकांग का काम करते हैं। ये भी अपने इतनी काम की जानकारी नहीं, मेडिकल वालों के लिए काम की जानकारी होती है। और भी एक और मिजनर प्लेक्सस पाए जाते हैं, यानी तंत्रिकाओं के जाल पाए जाते हैं, तो वो भी अपने काम की नहीं, इतना डिटेल में हमसे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, पाचक ग्रंथियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचक ग्रंथियाँ। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, पाचक ग्रंथियाँ। आज पाचक ग्रंथियों का कुछ हिस्सा कंप्लीट करेंगे, अगर कुछ बच जाता है तो अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। पाचक ग्रंथियाँ, आपको पता है पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है, तो जो ग्रंथियाँ भोजन को पचाने में मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, सहायक हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथियाँ। अब ये पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हो सकती है, तो आपको पता है आपके मुख के अंदर जो है लार निकलती है, तो इसका मतलब लार ग्रंथि भोजन को पचाने में मदद करी, तो एक लार ग्रंथि पाचक ग्रंथि होगी। और देख सकते हो आप कि आपके आमाशय में भी बहुत सारा एंजाइम वगैरह निकलते हैं। आमाशय के अंदर जो ग्रंथियाँ होंगी उनको जठर ग्रंथियाँ बोल देंगे। और आप देख सकते हो आग्नेयशिक ग्रंथि आपकी, ये भी पाचन में मदद करती थी, ये ग्रंथि हो गई। और आप देख सकते हो यकृत ग्रंथि, ये भी आपके पाचन में मदद करता है, यकृत ग्रंथि। और आंतों में भी बहुत सारी ग्रंथियाँ हो सकती है, ब्रूनर वगैरह या क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, ये तो आंतरीय ग्रंथियाँ हो गई। तो इस तरह से अपन कुछ ग्रंथियों की जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो आप ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ोगे अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला, तो उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी और एक होती है बहिःस्रावी। इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों होती है, तो उनको अपन मिश्रित ग्रंथियाँ बोलते हैं। एक तरह से अपन 3 कैटेगरी में इनको बांट सकते हैं। ओके, अब अपन जो बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर मैं जिन ग्रंथियों की बात कर रहा हूँ वो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। कैसी ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी, जिनके अंदर नली पाई जाती है और नलिका के द्वारा अपने एंजाइम वो जहाँ पर पहुँचाना वहाँ पर पहुँचाती है। ओके, तो ग्रंथियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं लार ग्रंथियों की। मुख के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ, सलाइवरी ग्लैंड। देखते हैं कौन कौन सी है लार ग्रंथि। तो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो कान वाला हिस्सा है, इस कान वाले हिस्से के पास में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कौन सी कहते हैं, इसको पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं, या हिंदी में इसको कर्णपूर्व लार ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ओके, तो आपको इस ग्रंथि का नाम याद रखना है, पेरोटिड ग्रंथि या कर्णपूर्व लार ग्रंथि। इसके बारे में आपको एक राज की बात बताऊँ, राज की बात यानी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कोई नहीं बताता कभी, वो बताता हूँ मैं। चलो सुनना, ये जो आपकी कर्णपूर्व लार ग्रंथि है, सांप जो होता है ना, सांप में विष ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियाँ, विष ग्रंथियाँ। आपको पता है ना सांप के अंदर जहर होता है तो विष होता है, तो विष ग्रंथियाँ पाई जाती है जो विष का निर्माण करती है। वास्तव में ये विष ग्रंथियाँ इन कर्णपूर्व लार ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती है। तो सर्प में विष ग्रंथि में रूपांतरित, सर्प में किस में रूपांतरित हो जाती है, विष ग्रंथि में रूपांतरित। ओके, दूसरी बात अपन क्या याद रख सकते हैं कि जो कर्णपूर्व लार ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है, तो देखो आप कहाँ पर पाई जाती है, आप सोच सकते हो कहाँ पर, कान के पास में, तो कर्णपूर्व। ओके, और क्या बताओ इनके बारे में, एक रोग बताया था मैंने जब बीमारियों वाला चैप्टर पढ़ाया था, मम्स। क्या बताया था, मम्स। ये मम्स क्या होता है, इसको हिंदी में मैंने गलसुएं बोला था। क्या बोला था, गलसुएं, मम्स या गलसुएं। तो आप अगर इसकी डिटेल जानकारी चाहते हो तो आप हमारा जो रोगों वाला चैप्टर है उसमें विषाणु जनित रोग यानी कि मानव रोग भाग 1, उसमें विषाणु से रोग बताए थे, वो देखे, उसमें मम्स को मैं डिटेल से बता रखा है। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मम्स रोग में
क्या होता है, कर्णपुरु लार ग्रंथि के अंदर संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण इसमें सूजन आ जाती है या सूज जाता है, गलसुई जिसको बोलते हैं। तो पूछा जाए मम्स रोग में कौन सी लार ग्रंथियां प्रभावित होती है, तो ये कौन सी होती है, पैरोटिड, और उसमें डिटेल से बताया था मम्स किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सोवायरस की वजह से। ओके, हाँ ओके, और आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर देखना एक नली है, जैसे मैं अलग कलर से दिखाऊँ, ये नली है। इस नली के जरिए एक जो है, नली के जरिए लार को कहाँ पर, यहाँ पर छोड़ा जा रहा है, कहाँ पर, मुख के अंदर। तो यहाँ पर तो लार बन रही है और एक नली के जरिए इसको मुख में छोड़ा जा रहा है। ओके, हाँ, तो इस नली का भी कुछ ना कुछ विशेष नाम होगा। तो देखना इस नली का क्या विशेष नाम होता है, ये इस नली का नाम होता है स्टेनसन की नली का। कौन सी नली का, स्टेनसन की नली का। इस नली का क्या नाम होता है, स्टेनसन की नली का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेनसन की नलिका कौन सी होती है, कर्णपुरु लार ग्रंथि की जो नलिका है अपना स्राव मुख में छोड़ रही है, वो नलिका को कौन सी बोलती है, स्टेनसन की नलिका। दूसरे नंबर पे अपन बात करें, ये दूसरे नंबर पे, तो ये दूसरे नंबर की ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी, सॉरी पैरोटिड इसमें डबल आ गया, यहाँ पर पैरोटिड डक्ट की बात कर रहा है ये, यानी इस नलिका की बात कर रहा है। पैरोटिड डक्ट को क्या बोल दिया अपनों ने, स्टेनसन की नलिका, और यहाँ पर ये वापस ने पैरोटिड ग्रंथि बोला। अपन दूसरे नंबर पे इसकी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल बोले तो अधोजीवा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अधोजीवा। अधोजीवा जो कहाँ पर पाई जाती है, जीभ के नीचे दिख रही है आपको। ओके, टंग के नीचे। एक और बात की जाए, तीसरी ग्रंथि, तीसरी ग्रंथि कौन सी है, सब मैंडिबुलर, या इसको सब मैक्सिलरी भी बोला जाता है। इसको अधोहनु बोला जाता है, अधोहनु या अधोजंबिका, अधोहनु ग्रंथि। ओके, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहाँ पर होती है, आपकी मैंडिबल जो होती है ना, इसके यहाँ पर, और मैक्सिलर मैंडिबल के संयोजन स्थल पर होती है। तो इनकी भी नलियाँ होती है, जैसे मैंडिबल है, मैंडिबुलर से भी एक नलिका के जरिए यहाँ पर पहुँचाया जाता है स्राव को, और इस सब लिंगुअल से भी इसका स्राव यहाँ पर पहुँचाया जाता है। तो देखना इनके बारे में मैं और इनके भी नाम बता दूँ। जैसे पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है, ये कौन सी नलिका के जरिए अपने स्राव को, लार को मुख में छोड़ती है, स्टेनसन की नलिका के जरिए। इसी तरह से जो सब मैंडिबुलर होती है, ये किसके द्वारा अपना स्राव यहाँ पर छोड़ती है, ये वाटसन की नलिका। कौन सी नलिका, वाटसन, वार्टन की नलिका, वार्टन की नलिका के जरिए, वार्टन की नलिका के जरिए ये अपना स्राव कहाँ पर छोड़ती है, मुख में। इसी तरह से ये जो सबलिंगुअल यानी कि अधोजीवा ग्रंथि है, ये किसके द्वारा अपना स्राव मुख के अंदर छोड़ती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये रिविनस, किसकी नलिका, रिविनस या बर्थोलीन की नलिका के जरिए, बर्थोलीन, रिविनस या बर्थोलीन की नलिका के जरिए अपना स्राव कहाँ पर छोड़ती है, मुख में। अब कन्फ्यूजन आ जाता है, ये क्या नाम है, ये रिविनस, बर्थोलीन, स्टेनसन। तो सुनना, ये जिस आदमी ने इनके ऊपर काम किया, जिस साइंटिस्ट ने इनके ऊपर काम किया ना, उसके आधार पर इनको नाम दे दिया गया। तो आपको तो बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि किस नली ग्रंथि की नली का नाम क्या है। ओके, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कर्णपुरु कहाँ पर है, कान के पास में, और कर्णपुरु जो है इसमें कौन से रोग में सूजन आ जाती है, मम्स रोग में, और सांप के अंदर ये विष ग्रंथियों में रूपांतरित होती है। इसकी जो नलिका है, इसकी नलिका क्या नाम है, स्टेनसन की नलिका। तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, जो कर्णपुरु यानी कि पैरोटिड है, इसकी नलिका कौन सी, स्टेनसन की नलिका। इसके बाद सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी, इसकी नलिका का नाम कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब मैंडिबुलर की नलिका क्या, वाटसन की नलिका। ओके, इसके बाद आपकी कौन सी थी, सब लिंगुअल, यानी कि आपकी टंग के यहाँ पर, जीभ के यहाँ पर, T4 लिख रहा हूँ, टंग यानी कि जीभ, तो जीभ के यहाँ पर है। इसकी नलिका का नाम कौन सा था, तो इसकी नलिका का नाम क्या था, रिविनस की नलिका। कौन सी नलिका, रिविनस की नलिका, या इसी को बर्थोलीन की नलिका भी कहा जाता है। कौन सी नलिका कहा जाता है, बर्थोलीन की। अब देखना, ये तो बर्थोलीन की नलिका है। क्वेश्चन आ जाए बर्थोलीन की नलिका कहाँ होती है, तो अपना हमारे मुख के अंदर होती है, जो लार को पहुँचाने का काम करती है। एक होती है बर्थोलीन ग्रंथि, तो बर्थोलीन ग्रंथि जो होती है वो मादा जननांग का हिस्सा है, वो मादा के जननांगों में पाई जाएगी। जब अपन जननतंत्र पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बताएंगे आपको। बर्थोलीन की नलिका ध्यान रखना अलग चीज़ है, और बर्थोलीन ग्रंथि अलग चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, याद रख सकते हो, एक ट्रिक्स ही है, ऐसे हल्के फुल्के मेथड में याद रखो। तो इसको तो बोलते हैं PMT, इसको बोलते हैं सवार, PMT सवार। अगर याद रखना चाहो तो इस तरीके से हम इन ग्रंथियों की सारी नलिकाओं के नाम याद रख सकते हैं, और न भी रखे तो इतना कुछ नहीं डिटेल, बस पता होना चाहिए ग्रंथियाँ होती कितनी हैं। तो मैं आपको फिर से अब याद दिलाऊँ, लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, तो आप बोलोगे लार ग्रंथियाँ 3 होती है। अगर आपने ऐसा बोला तो आपने गलत बोला, लार ग्रंथियाँ 3 नहीं होती। तो कितनी होती है, लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी होती है। कितनी, 3 जोड़ी, यानी टोटल पूछा जाए तो कितनी आ जाएगी, 6। हमारे मुख के अंदर 6 लार ग्रंथियाँ या फिर 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हो गई लार ग्रंथियाँ। अब लार ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो सिंपल सी बात है, लार ग्रंथियों से क्या निकलती है, लार निकलती है। ओके, लार ग्रंथियों से क्या निकलती है, लार। कितनी लार निकलती है, तो एक दिन में हमारे मुख के अंदर 1 से लेकर के 1.5 लीटर,
1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार मुख के अंदर निकलती है। तो इस लार के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या होता है, इसमें 99% तक H2O होता है। क्या होता है, जल होता है। और 0.5 से लेकर के 1% में बाकी सारे पदार्थ आते हैं। वो बाकी सारे पदार्थ क्या हैं, जैसे इसमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। और देखो, और इसमें क्या होता है, और इसमें आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन। और कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो इस लार के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, एक इस लार की पीएच कितनी होती है, तो इस लार की जो पीएच होती है ये 6.8, कितनी होती है, 6.8। अच्छा, 7 पीएच क्या है, उदासीन, तो 7 से पीछे आ गया तो अम्लीय, बहुत ज़्यादा अम्लीय कि हल्का अम्लीय, हल्की सी अम्लीय होती है 6.8, लगभग उदासीन के बराबर ही, थोड़ी सी पीछे। अब देखना यहाँ पर 99% तो H2O है, जल है, यानी कि लार कैसी है, तरल है। और 0.5 से लेकर के 1% तक इसमें एंजाइम, आयन और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं, ये भी अच्छा सवाल बन गया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, देखो लार में जो पाया जाता है एंजाइम, इसको लारीय एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लारीय एमाइलेज। और इसी को दुनिया टाइलिन के नाम से जानती है। क्या, अब जो टाइलिन बहुत सी बुक में टाइलिन लिखा होता है, तो लारीय एमाइलेज को ही टाइलिन लिख देते हैं। लारीय एमाइलेज लिखने की क्या जरूरत है, एमाइलेज तो एक एंजाइम होता है जो एमाइलम यानी कि स्टार्च का पाचन करेगा। एमाइलम स्टार्च के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो एमाइलेज तो होगा जो एमाइलम या स्टार्च का पाचन करेगा। अब सवाल सामने आ गया कि एमाइलेज तो फिर आंतों में भी आएगा, तो जो आंतों में आएगा ना उसको आंतरीय एमाइलेज बोल देंगे, और जो लार में आ रहा है उसको लारीय एमाइलेज बोल देंगे, इसीलिए आगे लारीय शब्द का प्रयोग किया। उसी टाइलिन बोल दो, टाइलिन का मतलब लारों से निकलने वाला एमाइलेज। दूसरा एक और एंजाइम पाया जाता है, कौन सा, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भी हमारी लार में पाया जाता है। अब देखना ये लारीय एमाइलेज क्या करता है, लारीय एमाइलेज तो स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन, स्टार्च का पाचन। बताओ लार कहाँ पर होती है, मुख के अंदर, तो मुख के अंदर किसका पाचन हो रहा है, स्टार्च का। कितने परसेंट, 30% स्टार्च का पाचन करता है, बाकी 70% आगे जाके हो जाता है। ओके, 30% स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है, हमारे मुख गुहा में स्टार्ट हो जाता है। ओके, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम क्या काम करता है, ये प्रतिजीवाणविक होता है, एंटी बैक्टीरियल, प्रतिजीवाणविक। प्रतिजीवाणविक का क्या मतलब, आप खाना खाते हो तो उस खाने के अंदर आपके मुख के अंदर बहुत से बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, ये आपका जो लाइसोजाइम है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये प्रतिजीवाणविक होता है, जीवाणु को मारने का काम करता है। अब बहुत बार क्या होता है, आपने सुना होगा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है, तो वहाँ पर भी आप लाइसोजाइम बता सकते हो। आंसुओं में भी लाइसोजाइम होता है, क्योंकि आंखों में तो बैक्टीरिया चिपक गए कहीं, पता चला इन्फेक्शन कर दिया, तो आंसू भी आते हैं तो उसके अंदर लाइसोजाइम होता है, जो आंखों के संपर्क में अगर कोई बैक्टीरिया आया तो उनको खत्म करने का काम करते हैं। आयन कौन से होते हैं, सोडियम हो सकता है इसमें, क्लोराइड हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, इस तरह से आपके बहुत सारे आयन इसमें हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इस क्लोराइड आयन की बात करें तो ये क्लोराइड आयन का एक विशेष काम है, क्या, ये जो टाइलिन है ना, इस टाइलिन को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है, टाइलिन को। तो ये ध्यान रखना है, टाइलिन को सक्रिय कौन सा आयन करता है, टाइलिन को सक्रिय करने का काम आपका क्लोराइड आयन करता है। ओके, अन्य पदार्थ क्या हो सकते हैं, अन्य पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत सी चीज़ें होती है इसमें, थायोयूरिया होता है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, IgA एंटीबॉडी हो सकती है, और भी बहुत से पदार्थ हमारे मुख के अंदर बनते हैं ना। तो ये आपका सारा लार का संगठन हो गया। अगर आपको लार का संगठन अच्छा लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, न भी लो तो चलेगा, बस पता होना चाहिए इसकी पीएच कितनी है। और आगे बढ़ जाते हैं, लार की बात करने के बाद हाँ, अब बात करते हैं जठर ग्रंथियों की। किसकी बात करते हैं, जठर ग्रंथियों की। जठर ग्रंथियों की बात करें अपन, कंप्यूटर महोदय चलो ठीक है, आ गया। हाँ, अपन जठर ग्रंथियों की बात करते हैं, तो इन जठर ग्रंथियों में देखना, जठर ग्रंथियों की अपन बात करें कहाँ पर होती है, आपका जो आमाशय होता है, इन आमाशय के अंदर देखना, आमाशय के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं, तो उन हिस्सों में विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती, विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं से विशेष प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, तो उनको अपन जठर ग्रंथियाँ बोल देते थे। किससे संबंधित है, आमाशय से। देखना डेली आपके अंदर कितना होता है, 2000 से लेकर के 3000, 2000 से लेकर के 3000 ml पर डे, ml पर डे। अच्छा, ml में बात कर रहा हूँ, अगर लीटर में बात करें तो 2 से 3 लीटर प्रतिदिन, 2 से 3 लीटर प्रतिदिन आपके अंदर जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस। तो जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथियों से। कितना, 2 से 3 लीटर। ओके, और आगे बात करते हैं, ये जठर ग्रंथियाँ कौन सी होती है, तो आपको पता आमाशय तो आपने देख रखा है, डायग्राम पूरा डिटेल से समझाया था आमाशय। तो उसके अंदर अलग अलग 4 हिस्से बताए थे। कौन सा बताया था, फंडिक बताया था, कार्डियक बताया था, बॉडी बताया था, पाइलोरिक बताया था, चारों हिस्से बताए थे। तो जिस हिस्से में जो ग्रंथियाँ कोशिकाएं पाई जाएंगी, जो ग्रंथियाँ पाई जाएगी, उसका उस हिस्सों के अकॉर्डिंग नाम रख देंगे। तो यहाँ पर देखना, इसके 3 हिस्सों में विशेष प्रकार से ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो उनके 3 के नाम रख देंगे। जैसे कार्डियक ग्रंथि जो कार्डियक हिस्से में पाई जाएगी, पाइलोरिक ग्रंथि जो पाइलोरिक हिस्से में पाई जाएगी, और फंडिक ग्रंथियाँ जो फंडिक हिस्से में पाई जाएगी। सिंपल है।
अब देखना यहाँ पर और बात करें तो जो कार्डियक और पाइलोरिक है, यहाँ से कोई विशेष कोशिकाएं नहीं है, कोई विशेष चीज़ें नहीं निकलती, यहाँ से केवल श्लेष्मा निकलता है। क्या निकलता है? श्लेष्मा। अब आप सोचोगे श्लेष्मा क्या होता है? जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस, उसको श्लेष्मा कहा जाता है, चिपचिपा पदार्थ। ओके, तो यहाँ पे भोजन के कणों को चिपकाने के लिए श्लेष्मा निकलता है, इतना सा ध्यान रखना है। ओके, श्लेष्मा कहाँ से निकल रहा है? कार्डियक और पाइलोरिक ग्रंथि से। ये आपके आमाशय का हिस्सा है ना। जो फंडिक ग्रंथि होती है उसमें अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित होती है, अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो उनको अलग अलग पदार्थ निकालने के आधार पर उनको अलग अलग नाम दे दिए। तो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है और उनको क्या क्या नाम दे दिए, किस आधार पर दे दिए। ओके, तो वही अपन देखते हैं। तो इसमें अलग अलग कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, तो ये निम्न 4 प्रकार की कोशिकाएं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर अच्छे लेवल का पेपर और यहाँ से क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन लेवल का नहीं है, ईजी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। अब देखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोशिका के बहुत सारे नाम होते हैं और उन नामों को बदलने की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब देखना कैसे क्या हो गया, आप एक बुक पढ़ते हो तो एक बुक में इसका कुछ और नाम दे रखा है, दूसरी बुक पढ़ते हो तो कुछ और नाम दे रखा है। एक्चुअल में क्या होता है, इनके सारे नाम सही है, लेकिन कोई बुक एक नाम देती है, कोई बुक दूसरा नाम देती है, सारी बुक आपको सही नाम बताती नहीं है। तो अपन क्या करते हैं फिर, तो टोटल इनके जो नाम होते हैं वो अपन देख लेते हैं। यानी आरबीएससी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, अदर बुक्स में क्या दे रखा है, और जो मेडिकल है, मेडिकल लाइन में जो मेडिकल की बुक्स आती है फिजियोलॉजी की या एनाटॉमी की, उनके अंदर इनका क्या नाम दे रखा है, तो उनको भी अपन साथ में देख लेते हैं। तो सारे के सारे नाम कवर हो जाएंगे, तो फिर अपना कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आपको जो फंडिक भाग है, अब आपको पहले आमाशय की संरचना से बता दूँ, उस दिन याद करो आमाशय इस तरह से बताया था। तो आमाशय का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये फंडिक हिस्सा है। इस हिस्से में कुछ कोशिकाएं पाई जाएगी विशेष प्रकार की, और वो कोशिकाएं क्या करेगी, एंजाइम निकालेगी। अब आप सोचो, ये जो है ना कार्डियक हिस्सा, ये कार्डियक हिस्सा कहाँ है, ये कार्डियक हिस्सा इस जगह पे, और ये पाइलोरिक हिस्सा कहाँ है, ये लास्ट वाला। अगर यहाँ पर आमाशय में मान लो ये भोजन आके पड़ा है, इस तरह से भोजन पड़ा है, तो ये जो कार्डियक और पाइलोरिक है, ये वाले अच्छे से एंजाइम मिक्स कर पाएंगे या फंडिक वाले अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ऊपर फंडिक है तो फंडिक से एंजाइम निकलेंगे और सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, इस भोजन के ऊपर। तो फंडिक वाले में पचाने वाले एंजाइम सबसे ज़्यादा होंगे और अलग अलग कोशिकाएं होंगी। तो फंडिक में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष ग्रंथि होती है और इसके अंदर विशेष कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं विशेष एंजाइम निकालती है। इन्हीं को आधार पर इनके अलग अलग विशेष नाम होते हैं। कौन कौन से नाम है देखना, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनके काम इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ दिया तो इसका मतलब आप पाचन तंत्र समझ गए, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको जाइमोजन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइमोजन कोशिकाएं, या फिर इनको मुख्य कोशिकाएं कहते हैं, या फिर इनको पेप्टिक कोशिकाएं कहते हैं, या बहुत बार इंग्लिश में नाम आ जाए तो इंग्लिश में इसको चीफ सेल या चीफ कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीफ कोशिका। यहाँ पर ये रंग अच्छा नहीं है, चीफ कोशिका, चीफ कोशिकाएं भी इनको कहा जाता है। ओके, जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका या पेप्टिक कोशिका। इस पेप्टिक कोशिका से क्या निकलता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रो एंजाइम का स्रावन होता है। किसका? प्रो एंजाइम का। देखो एक चीज़ तो आपने सुन रखी है, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? जो पचाने वगैरह में आप जो कुछ पढ़ रहे हो, रासायनिक अभिक्रियाओं को संपूर्ण करा रहा है, वो एंजाइम है। यहाँ पर मैं एंजाइम शब्द का प्रयोग न करके प्रो एंजाइम का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रो एंजाइम का मतलब एंजाइम से भी पहले, प्राक एंजाइम, यानी अभी तक एंजाइम बना नहीं है, एंजाइम काम नहीं कर रहा, ये निष्क्रिय अवस्था में है, इसको अपन प्रो एंजाइम बोलेंगे, यानी कि एंजाइम का निष्क्रिय रूप है। तो यहाँ से क्या होता है, एंजाइमों का निष्क्रिय रूप निकलता है। तो बोलो सर सक्रिय क्यों नहीं निकलता? अरे भाई तुमने खाना ही नहीं खाया और सक्रिय एंजाइम पेट में आ गए तो फिर किसको बचाएंगे? तुम्हारे पेट को, यानी आमाशय की भित्ति को ही बचा देंगे ना। इस वजह से तुम्हारे जो एंजाइम निकलते हैं पहले सारे एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, और जब भोजन पहुँच जाता है तो उसकी उपस्थिति में वो सक्रिय हो जाते हैं। अब सक्रिय कैसे होती है, इसकी भी एक मैकेनिज्म होती है जो मैं आगे से आगे बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निष्क्रिय एंजाइम या फिर प्रो एंजाइम निकलते हैं। कहाँ से? जाइमोजन कोशिका, मुख्य कोशिका, पेप्टिक कोशिका से। अब सवाल ये आता है प्रो एंजाइम कौन से होते हैं? तो आमाशय के अंदर 2 प्रो एंजाइम याद रखना। कौन सा? प्रोरेनिन एंड रेनिन, सॉरी पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन सक्रिय होकर के पेप्सिन बन जाएगा जो आगे प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोरेनिन सक्रिय होकर रेनिन बन जाएगा जो आगे दुग्ध शर्करा जो होगी उसका पाचन करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूध के पाचन के लिए तो रेनिन होता है, और रेनिन सक्रिय नहीं होता, पहले निष्क्रिय होता है। किस रूप में? प्रोरेनिन के रूप में। इसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है, जो पेप्सिनोजन है ये प्रोटीन के पाचन के लिए होता है, लेकिन पेप्सिनोजन पाचन नहीं करता, पेप्सिन पाचन करता है। तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप है। ओके, तो पूछा जाए पेप्सिनोजन या पेप्सिन किस कोशिका से निकलते हैं, या प्रो एंजाइमों का स्रावन किस कोशिका से होता है, तो आपको नाम याद रखना है, जाइमोजन कोशिका। ये ना दे रखा हो तो इसका दूसरा नाम क्या है? मुख्य कोशिका, या फिर पेप्टिक कोशिका इसका नाम दिया हो सकता है, चीफ कोशिका दिया हो सकता है, कुछ भी नाम दिया हो सकता है। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है ऑक्जेंटिक या पेराइटल या भित्तीय कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका, या फिर इसको पेराइटल बोल दो या फिर भित्तीय बोल दो। यहाँ से क्या निकलता है? HCl का स्रावन होता है। किसका? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुना है ना, आमाशय में HCl निकलता है।
कभी सुना हो खट्टी खट्टी डकारें आ रही, तो क्या है खट्टी डकारें, HCl का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, वही हो गया। तो HCl निकलता है, और ज़्यादा अगर HCl निकल जाए तो भी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, तो ज़्यादा HCl भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कुल मिला के इतना पता चला कि हमारे पेट के अंदर HCl निकलता है। कभी कभी क्या होता है, आपका उल्टी का वोमिटिंग का मूड होता है, आप उल्टी करते हो लेकिन मुंह तक आके वापस ले जाते हो, आपको खट्टा खट्टा सा महसूस होता है, तो क्या है, आप जो भोजन ले रहे हो उस भोजन के अंदर हमेशा HCl मिल जाता है, और HCl मिलता है उसके बाद ही उसका पाचन स्टार्ट होता है। तो पूछा जाए जो HCl आमाशय में निकलता है वो आमाशय की किस कोशिका से निकलता है, तो ऑक्जेंटिक, पैराइटल या फिर भित्तीय कोशिका से निकलता है, या तो ऑक्जेंटिक बोल दो या पैराइटल बोल दो या भित्तीय बोल दो, इससे आपका HCl निकलता है। ये HCl क्या काम करता है, सुनना दोस्तों, ये प्रो एंजाइम दिख रहा है ना आपको, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये तो निष्क्रिय है, इनको सक्रिय बनाने का काम ये HCl ही करता है। कैसे करता है आगे समझा दूंगा। यहाँ पर देखना अगला, ये जो HCl है, HCl के अलावा और क्या निकलता है, तो यहाँ से आंतरिक नेज कारक निकलते हैं। क्या निकलते हैं, आंतरिक नेज कारक का स्राव होता है। अब ये आंतरिक नेज कारक क्या करते हैं, सुनना, आप खाना खाते हो, खाने में आप विटामिन B12 भी लेते हो, बहुत सी विटामिन लेते हो, तो उनमें से जो विटामिन B12 है उस विटामिन B12 का अवशोषण करने वाले कारक होते हैं। क्या करते हैं, विटामिन B12 का अवशोषण। तो आंतरिक नेज कारकों का क्या काम है, विटामिन B12 का अवशोषण करना। विशेष रूप से ध्यान रखना, आंतरिक नेज कारक शरीर में या आमाशय में विटामिन B12 का अवशोषण कराने में सहायक होते हैं। तो पूछा जाए किसी में आंतरिक नेज कारक नहीं है तो क्या होगा, तो उसके अंदर विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा। अब देखना, मेडिकल में जो नीट का एग्जाम होता है उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था 2017 में। उसमें पूछा कि किसी आदमी के आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बताइए उसमें क्या निम्न में से क्या दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, उनमें से सही ऑप्शन था आदमी को एनीमिया हो जाएगा। तो सोचने वाला सवाल है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं नष्ट हो गई या खराब हो गई, तो इससे एनीमिया कैसे हो रहा है। तो सुनना, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या निकल रहा है इनसे, आंतरिक नेज कारक। ये आंतरिक नेज कारक क्या कर रहे हैं, विटामिन B12 का अवशोषण। जब अपन विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उस विटामिन वाले चैप्टर में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि विटामिन B12 जो होती है वो RBC के परिपक्वन में आवश्यक होती है, तो ये RBC को परिपक्व करती है। तो अगर शरीर में विटामिन B12 न हो तो क्या RBC परिपक्व होगी, नहीं होगी। तो RBC परिपक्व नहीं होगी तो RBC की क्या हो जाएगी, कमी। RBC की कमी यानी खून की कमी यानी एनीमिया। तो किस तरह से घुमा घुमा के पूछा गया था ना, तो इस तरह से इतना डिटेल आपके नहीं आता, इतना घुमा के आपके नहीं आता। लेकिन अगर आप UPSC को भी ध्यान में रखते हो, RS वगैरह को भी ध्यान में रखते हो तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप अगर, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं देखा जाता आप रट के कितना आए हो, वहाँ पर आपकी समझ के ऊपर काम किया जाता है ना। हाँ, अब आगे देखो, HCl आंतरिक नेज कारक का स्राव करते हैं, और ये क्या करते हैं, विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरी श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका से क्या निकलता है, हाँ गोबलेट नेक सेल्स बोलते हैं इनको, है ना। यहाँ से श्लेष्मा निकलता है, यानी म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है, म्यूकस। और ये म्यूकस भोजन के कणों को आपस में चिपका देता है। ओके, इसके बाद लास्ट है अर्जेंटाफिन कोशिका, रजत रंजी कोशिका, अर्जेंटाफिन। तो ये अर्जेंटाफिन कोशिकाओं से सीरोटोनिन निकलता है। क्या निकलता है, सीरोटोनिन। और ये सीरोटोनिन वाहिका संकुचक होता है। आगे ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ा भी रखा है, सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन पढ़ाया था, बेसोफिल से निकल रहा था ब्लड के अंदर, और फिर इनके सारों के काम भी बता दिए, तो कौन सा क्या काम कर रहा था यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये अर्जेंटाफिन कोशिकाओं से क्या निकलता है, सीरोटोनिन। ओके, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं से क्या निकलता है, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं से ये आपका श्लेष्मा निकलता है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछ सकता कोई। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे, अगर इस चैप्टर से हाई क्वेश्चन आता है लेवल का, तो इन दोनों में से आपको मिलेगा। देख लेना, अगर आपको अच्छा लेवल का एग्जाम दे भी रखा होगा तो आपने देखे भी होंगे, या कहीं कहीं आपने अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, टेस्ट सीरीज दी होगी, तो उसमें आपको क्वेश्चन दिखे होंगे कि पेप्सिनोजन कहाँ से निकलता है या फिर प्रोरेनिन कहाँ से निकलता है। तो ये आपको जाइमोजन मुख्य कोशिका, पेप्टिक कोशिका ऑप्शन में मिला होगा, या फिर आपको दिखा होगा HCl का श्रावण किस कोशिका से होता है, तो ऑक्जेंटिक या पैराइटल या भित्तीय कोशिका से। ये हो गई आपकी किसकी बातें, यहाँ पर आपके जठर ग्रंथियों की बातें। ओके, अब एक और बात, ये जो जठर ग्रंथियाँ इनमें से HCl निकल रहा है, तो इस HCl के काम में आपको बता देता हूँ। HCl के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो HCl का काम देख लेते हैं। इस HCl का काम क्या है, एंजाइमों का सक्रियण। किसका काम, इसका काम क्या है, एंजाइमों का सक्रियण। अब ये एंजाइम को कैसे सक्रिय करता है ये थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। जैसे पहले आपका क्या निकला था, पेप्सिनोजन, ये रहा पेप्सिनोजन, और क्या निकला था, प्रोरेनिन, ये रहा प्रोरेनिन। अच्छा चलो दोस्तों, आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोरेनिन लिख रहा हूँ ना, आगे जाकर के रेनिन बन जाएगा। चलो रेनिन के बाद ही बताता हूँ। ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होते हैं ना, ये निष्क्रिय है। कैसे है ये निष्क्रिय, अभी मैंने बताया था एंजाइम सक्रिय रूप में नहीं निकलते, सक्रिय रूप में निकलेंगे तो जो पाचक, प्रोटीन पाचक है, तो आपकी आंतें भी तो प्रोटीन की बनी हुई है ना, तो उन्हीं को पचा लेंगे, तो ये तो निष्क्रिय अवस्था में निकल रहे हैं। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन तो निष्क्रिय अवस्था में, इनके ऊपर HCl निकलता है, गिरता है। और कहाँ से निकला ये HCl, अभी जस्ट बताया था, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकला। ये जो HCl निकलता है, इस पेप्सिनोजन को बदल करके बना देता है पेप्सिन। किसमें बदल देता है, पेप्सिन में। एंड जो प्रोरेनिन है, इसको बदल देता है रेनिन में।
किसमें बदल जाता है, रेनिन में। ओके, तो पेप्सिन और रेनिन ये दोनों कैसे हैं, ये सक्रिय हैं। तो बताओ निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम इस HCl ने किया कि नहीं किया। तो HCl के कार्यों में आप बता सकते हैं क्या काम करता है, ये निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है। ओके, HCl अम्ल के क्षार है। आप बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो नाम से पता चल रहा है अम्ल है। अम्ल है तो आमाशय की pH कितनी होगी, तो आमाशय अम्लीय होता है, और आमाशय की जो pH होती है आप ध्यान रख सकते हो 1.8 से लेकर के 2, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NCERT डाटा। 1.8 से लेकर के 2 pH किसकी, आमाशय की pH, और ये किसकी वजह से होती है, HCl की वजह से। आमाशय का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय, और बहुत अच्छा खासा अम्लीय होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जो मैं बात बताने वाला था इंपॉर्टेंट वाली, ये नाम आप पढ़ो, रेनिन दिख रहा है, इसमें कितने N लिखे हैं मैंने, 2 N, तो ये रेनिन है। इससे पहले जब मैंने ब्लड पढ़ाया था उसमें भी एक नाम लिया था रेनिन, तो वो था रेनिन। क्या था वो, रेनिन। तो रेनिन अलग चीज़ है, रेनिन अलग चीज़ है। ये रेनिन क्या कर रहा है, ये तो पचाने में हेल्प कर रहा है, दूध का पाचन करेगा। किसका पाचन, दूध का पाचन। आगे पढ़ेंगे दूध का पाचन कैसे कर रहा है। जो हाल फिलहाल ध्यान रखो, ये रेनिन क्या काम कर रहा है, दूध का पाचन। और ये रेनिन कहाँ से निकल रहा था, ये किडनी से निकल रहा था। कहाँ से, किडनी से। और किडनी में भी कौन सी से निकल रहा है वो आपको आगे डिटेल से बता दूंगा। हाँ, तो किडनी में झेझी कोशिकाओं से निकलता है, ये आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनको। किडनी से निकल रहा है, क्या काम कर रहा है, जब खून की कमी हो जा रही थी उस समय ये एरिथ्रोपोइसिस करा था, खून का निर्माण करा रहा था ना। हाँ, तो सॉरी एरिथ्रोपोइसिस नहीं, ये आपका जो किडनी से निकल रहा था, ये आपका जो था परासनीयता को नियमन करता है। BCOP वगैरह इनका नियमन में आगे सहयोगी होगा ये, देखना आगे। तो ये रेनिन अलग, वो रेनिन अलग है, ये रेनिन अलग है। किडनी से निकलने वाले रेनिन में 1 N आ रहा है, और यहाँ वाले रेनिन में 2 N आ रहे हैं। ओके, आगे अपन बात करते हैं और क्या काम करता है ये, और ये काम करता है दूसरा, माध्यम को अम्लीय बनाना। अभी मैंने बता दिया था pH कितना कर देता है ये, pH आपका आमाशय का होता है 1.8 से लेकर के 2 तक इसका pH हो जाता है आमाशय का। और आगे बात करते हैं और क्या काम करता है, जीवाणु को नष्ट करना। अब भाई एसिड है तो बैक्टीरिया को मारेगा ही मारेगा, तो आपके जो भोजन में जीवाणु आते हैं, कुछ तो मुख के अंदर लार के जरिए मर गए, कुछ प्रबल होंगे बच भी जाएंगे, तो आगे जाके आमाशय का जो HCl होगा उन जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हो अगला काम कौन सा है, अगला और इसमें छूट गया, चलो मैं बताता हूँ, इसमें इतने काम लिखे। अगला काम कौन सा होता है, ये जो होता है आमाशय के अंदर जो फेरिक होता है Fe+3, इसको Fe+2 फेरस में बदल देता है। ओके, ये काम भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये आपके HCl के काम हो गए। ये हो गई आपकी आज तक की क्लास। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथि में पहली ग्रंथि कौन सी, पहली ग्रंथि थी हमारी लार ग्रंथि। कितनी होती है, 3 जोड़ी या फिर टोटल 6। क्या नाम था, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी जिसको बोलते हैं, और अधोजीवा है ना, सब लिंगुअल जिसको बोलते हैं। तो तीनों ग्रंथियों के नाम याद रखने, और इनकी जो नलिकाएं होती, कौन सी नलिका होती, स्टेंसन की नलिका, वाटन की नलिका, और तीसरी कौन सी थी, रिविनेस या बर्थोलिन की नलिका। इतना सा नाम याद रखना है। फिर लार का संगठन पढ़ा था 99%। इसमें क्या होता है, लार के अंदर जल होता है, एक 0.5 से लेकर 1% में अदर होते हैं, जिसमें 2 एंजाइम के नाम आपको याद रखना था, लारी एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, और लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके बाद लार का pH आपको ध्यान रखना था, 6.8 होता है लार का pH। इसके बाद आपको अगला कौन सा पढ़ाया था, लार ग्रंथि के बाद जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथियाँ अलग अलग हिस्से में होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, फंडिंग वाली इंपॉर्टेंट थी, जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं थी। 4 में भी 2 इंपॉर्टेंट नहीं थी, 2 इंपॉर्टेंट थी। कौन सी, एक तो ऑक्जेंटिक या पैराइटल ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, तो यहाँ से क्या HCl वगैरह निकल रहे थे, आंतरिक नेज कारक निकल रहे थे, विटामिन B12 का अवशोषण में जो मदद कर रहे थे। और दूसरी जो थी, वहाँ से आपको जाइमोजन कोशिका, वहाँ से आपको ध्यान में रखना था कि ये जाइमोजन कोशिकाओं से निष्क्रिय एंजाइम निकलते हैं, प्रो एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो ये हो गई आपकी आज तक की बात है। और फिर हमने HCl के कार्य पढ़े, किस तरह से सक्रिय करता है। आगे कौन सी ग्रंथि बच रही है, तो आगे देखना, आगे आपकी कौन सी बच रही है, आग्नेय ग्रंथि बच रही है। इसके बाद आप देख सकते हो यकृत ग्रंथि बच रही है, और आंतरिक ग्रंथि बच रही है। ये तो 3 ग्रंथि हम अगली क्लास में ले लेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, फिर पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।